Hello, aspirant. Welcome to the Academy. This new series, thematic wise series of the prelims PYQ. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 के PYQ. यहाँ पे मेनली आउटपुट क्या होगा आप लोगों के लिए, आप लोग थीमेटिक क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी के एडुकेमी के पोर्टल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसके साथ साथ आप एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं स्पेसिफिक टॉपिक, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे यूपीएससी इवोल्व हो रहा है. इसके साथ साथ आपको बेनिफिट होगा, जिस जिस एरिया में आप वीक हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ इस एरिया में आप वीक है, लाइक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में वीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वीक है, वो भी आपको पता लग जाएगा थ्रू दिस सीरीज. आपको पता लगेगा कि यूपीएससी किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एरिया को यूपीएससी इग्नोर करता है, किस एरिया में मैक्सिमम टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछ, लाइक अगर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके का क्वेश्चन है, उसमें बायो फिल्टर्स पूछ रहे हैं, बायो फिल्म्स पूछ रहे हैं, न्यू अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पूछ रही हैं, सोलर एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, नई टर्म्स जो आए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, बायोगैस के बारे में पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं. तो ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यूपीएससी क्या क्या पूछता है और क्या यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आज की सीरीज में जो हमारा चीजें हम जो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द पीवाईक्यू. यहाँ पे हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रही हैं 1979 टू 2024. थीम वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. आप स्ट्रीम को अटेम्प्ट कर सकते हैं एडुकेमी के पोर्टल पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है. आप एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. आप एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं 2025, जो स्टार्ट होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम होगा जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. ओके, now let's move to the question. This is the part 2 of the series of the alternative technology. इससे पहले हमने alternative technology 1 को डिस्कस किया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और आप टेस्ट को जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट द गोबर गैस. ये हमने लास्ट उसमें भी किया था, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में. क्या जो वीडियो नंबर 1 हमने किया अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का, वहां पे भी सेम क्वेश्चन था जो डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है. अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी गोबर गैस. गोबर गैस के बारे में कम से कम यूपीएससी ने 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं ऑन द सिमिलर लाइन. ये मेनली इस तरीके के क्वेश्चन 4 पर पूछा यूपीएससी ने. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यू सोर्स ऑफ बायोमास जनरेशन, न्यू सोर्स ऑफ इथेनॉल जनरेशन, सोलर एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में आपको जानना होगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा. यही आपका आज का ज्ञान है. क्या यूपीएससी पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं. तो उस डिफरेंस को जब तक खत्म नहीं करोगे तो पेपर कैसे पास होगा. ओके, द आंसर दिस क्वेश्चन इज द मीथेन, द मेन constituent of the hydrogen gas, sorry, गोबर गैस इज द मीथेन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम. फ्रॉम 9 दिसंबर 2024 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको ज्वाइन करना है ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने, क्योंकि दिस इज टू द पॉइंट प्रोग्राम. क्या आता है, क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करंट अफेयर्स में क्या कराना है, सी सेट के लिए क्या होता है, रिवीजन कैसे कराई जाती है, मेंटरशिप में क्या कराया जाएगा, यूपीएससी के बाकी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इस प्रोग्राम में कराया जाएगा आप लोगों को. लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 45% ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल थे हमारे साथ, उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया. और एक बहुत बड़ा नंबर है किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल स्टूडेंट में 45% क्वालिफाई कर गए प्रीलिम्स में. इसके साथ साथ 50% से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आए हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे प्रोग्राम से इन द यूपीएससी 2024. इसके लिए एक यूट्यूब सीरीज भी हमने बनाया था, डायरेक्ट हिट फ्रॉम द एडुकेमी. आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके अवेलेबल है. तो ये आपका 50% ऑफ क्वेश्चन हमारे सीरीज से आए हैं, तो आप देख सकते हैं उसको भी. ये आपकी एक्यूरेसी को बूस्ट करेगा या फिर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा. जब तक कॉन्फिडेंस आपको खुद पे नहीं होगा ना कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप मुश्किल हो जाता है एग्जाम को क्वालिफाई करना. तो ये प्रोग्राम के फीचर्स ही यही है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अटेम्प्ट करने के तरीके से, क्या पढ़ना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, सी सेट को कैसे टैकल करना है, करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है, प्रेशर के टाइम पे कैसे अटेम्प्ट करना है. तो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है अंडर द प्लेन स्पॉट प्रोग्राम 2025. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. अगर आपको याद हो, इन द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में हमने इस तरीके के एक सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था related to the production of the molasses, production of the bagasse from the sugar industry. उसका यूज कहाँ पे किया जा सकता है. The same kind of the question इन्होंने रिपीट किया. That's the question 23, 21 में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है. तो molasses is a byproduct of sugar production process. Yes, बिल्कुल it's a byproduct.
Bagasse obtained in the sugar mill used as a fuel in the boilers to generate steam for the sugar factory. Yes, it's used as a steam for the generation in the sugar factory. Can only be produced from sugarcane as the raw material. No, ऐसा नहीं है. इसके साथ साथ मोलेसिस बगासी भी होते हैं. Sugar can only be produced from sugarcane as a raw material. No, it's a wrong statement. Only words and only the sugar cannot be produced. Bagasse and the molasses are also produced. So the third statement is not correct. So we can eliminate option number B, option number C, option number D. So the answer will be A here. So you can see the repetition. यूपीएससी के पेपर में रिपीटिशन क्या है, वही घुमा फिरा के 10-12 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आ रहा है. तो आपको वही चीजें याद रखनी है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के पेपर में, क्या पूछा जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, द अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी मोनसेंटो, जिन्होंने बीटी कॉटन बनाया, हैज प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी undergoing the field trials in India. It's an old question like 2011-12 question. A toxic gene from which one of the following bacteria has been transferred? किस बैक्टीरिया से टॉक्सिक जीन को ट्रांसफर किया गया था? बीटी कॉटन का नाम बीटी कॉटन है, क्यों रखा गया? बिकॉज इट इज टारगेटिंग द बैसिलस thuringiensis. जिससे लिया गया टॉक्सिन जीन, कहाँ से लिया गया? विच फ्रॉम द फॉलोइंग बैक्टीरिया, कहाँ से लिया गया था? दैट इज द बीटी, दैट इज द बैसिलस thuringiensis, एंड द आंसर इज गिवन हियर, बैसिलस thuringiensis बी. मीन्स आप सबको पता होगा कि बीटी कॉटन यूज होता है फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी. तो बीटी कॉटन में बीटी क्या है, ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानना. बीटी कॉटन में बीटी इज द बैसिलस thuringiensis, ये आपको पता होना चाहिए. बैसिलस thuringiensis से ही ये मिलता है. ओके, now let's move to the question number 4. Question number 4 is about the phytotron is a facility to. Phytotron is a facility to. Again the terms पूछा गया है, mainly environment में क्वेश्चन भी आ सकता है. phytotron आजकल environment में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं. phytotron एक specifically facility है to conserve the endangered species of the plants. प्लांट्स के एंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, दैट्स अ फैसिलिटी है, दैट्स अ फाइटोट्रॉन. ओके, आंसर इज बी. अगेन करंट अफेयर्स, terms in news, different kind evolving technology, evolving facility in the news पूछा जाता है in the examination. Okay, now let's move to the question number 5. Question number 5, light emitting diode and organic light emitting diode are used to create the digital display के लिए यूज किए जाते हैं. एडवांटेज क्या है OLED over the LED, liquid crystal display LCD and the organic light emitting diodes में क्या डिफरेंस है? मीन्स OLED एंड LCD दोनों में क्या डिफरेंसेस है? आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप बताएं आईफोन में कौन सा डिस्प्ले यूज होता है, सैमसंग S24 अल्ट्रा में कौन सा डिस्प्ले यूज होता है? आपको सब पता रहता है ना कि एलईडी OLED डिस्प्ले कौन से हैं, लिक्विड डिस्प्ले कौन सा है, OLED और LCD में डिफरेंस क्या है, LCD और LED में डिफरेंस क्या है. ये तो आपका डेली यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए हाउ इट्स सुपीरियर फ्रॉम द LCD. तो देखते हैं ऑप्शंस के बारे में. OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स. यस. रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन द क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग द OLED. ये भी बनाया जा सकता है इन फ्यूचर. अभी रोलेबल फोन की जो बात हो रही है, फोल्डिंग फोन्स की जो बात हो रही है, कहाँ से बन रहा है OLED डिस्प्ले. Transparent display are possible using the OLED. Yes, the transparent display is also possible for the display making of the OLED. So the answer of this question is C. All the three are the possible in the OLED. The answer is 1, 2 and 3. तो डेली यूसेज में जो टेक्नोलॉजी, जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. ये ओनली दिस क्वेश्चन नहीं, LTE पूछा गया था, VOLTE पूछा गया, हमने डिस्कस किया. ICT टेक्नोलॉजी में दोनों में डिफरेंसेस पूछा गया. इससे पहले वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस पूछा गया. तो ये पूछे जाते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन, आपकी डेली लाइफ से भी हैं. जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इससे पहले पूछा गया वेब 3.0 के बारे में जो आप यूज करते हैं. इससे पहले पूछा गया 4G 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, वो भी आप यूज करते हैं. तो दैट्स इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. क्या आ सकता है? इससे पहले पूछा गया था वियरेबल डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच तो आप सब पहनते हैं ना, वो भी क्वेश्चन आया था. तो हाउ द यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन, इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट टू नो दैट. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल रेटिंग बी रेटिंग. आप किसी भी स्पेसिफिकली LCD बल्ब को, LED बल्ब को देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा था बी.
दैट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगर उस पर स्टार लेबल है तो मीन दैट्स एन एफिशिएंट प्रोडक्ट एंड एलईडी बल्ब आर द एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। तो आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमने घर में बल्ब तो लगाए होंगे ना, दिवाली के टाइम पे भी बल्ब लगाए होंगे, तो देखा है कभी उस पर लिखा होता बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दैट्स लेबल्ड प्रोडक्ट। तो इसमें देखेंगे सीलिंग फैंस, यस उस पे भी होता है, इलेक्ट्रिक गीजर्स पे भी होता है, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स पे भी होता है। बीई रेटिंग, स्पेसिफिकली ये रेटिंग दी जाती है एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को कि कितना कम ये एनर्जी कंज्यूम करता है, दैट्स बीईई रेटिंग है, कितना एफिशिएंट है। तो उसके बेसिस पर आप देखोगे 2 स्टार, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी आते हैं ना, 1 स्टार एसी, these are the BEE rating. So the answer of this question is D. Again, the question from your daily life, and the UPSC know what you are using, so they can ask the question. Now let's come to question number 7. India is an important member of the International Thermonuclear. India is an important member of the International Thermonuclear Experimental Reactor. If this experiment succeed, what is the immediate advantage for India? India के लिए immediate advantage क्या होगा? First option है, it can use thorium in the place of uranium. Immediate तो नहीं होगा, it's a longer term advantage. Attain a global role in satellite navigation, ऐसा भी नहीं है. ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स रीजन रिएक्टर्स इन द पावर, ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे ही साइन हो ड्रास्टिकली इंप्रूव कैसे करेगा? इमीडिएट कैसे यूज करेगा? सैटेलाइट से नेविगेशन कैसे होगा? इट कैन बिल्ड द फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर द पावर जनरेशन। सबसे पहला इमीडिएट वर्ड अगर आप देखोगे, दे आर गिविंग अस एन इमीडिएट एडवांटेज, तुरंत होने वाले एडवांटेज के बारे में बताओ। लॉन्गर टाइम तो देख लेंगे, लेकिन इंस्टेंटली क्या होगा? इमीडिएट एडवांटेज इज द बिल्ड द फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर द पावर जनरेशन। तो आपको अपना माइंड ओपन करके रखना होता है, यू नीड टू रीड द ईच कीवर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आप रैंडमली पढ़ते हैं, इमीडिएट इम्पैक्ट को नहीं पढ़ोगे, तो आप दूसरे आंसर्स को भी लगा सकते हो, यू कैन मार्क द ए अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो दैट्स अ मेजर इशू। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, यही चीजें भी एडोकेमी के प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं। यही तो मेन आइडिया है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का तरीका क्या होना चाहिए, रीडिंग हैबिट्स ऑफ योर क्वेश्चंस, कितना टाइम देना है, 1 लाइन में तो कितना टाइम देंगे, कितने राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड्स, किस राउंड में कैसे फोकस करेंगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ द पीएसपी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ मोस्ट सक्सेसफुल program of the industry, and I can assure you, if you're joining this program, your chances to qualify the exam is going to be very high. Now let's move to the question number 8. Question number 8 is about the fuel cell. अगर आप देखोगे फ्यूल सेल पे 2024 में क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन है, 2022 में भी क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। किस किस तरीके का फॉर्मेट पूछेगा, लेट्स सी। With reference to the fuel cells, with reference to the fuel cells in which hydrogen-rich fuels and the oxygens are used to generate the electricity. Hydrogen-rich fuel and oxygen means hydrogen fuel cell का है। If pure hydrogen is used in a fuel cell, the fuel cell emits heat and water as the byproducts. अगर आप देखोगे 2024 का जो क्वेश्चन है कि बायो प्रोडक्ट क्या होता है फॉर द हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन क्रिएट कर दिया यूपीएससी ने। क्रिएट न्यू क्वेश्चन इन 2024 फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन। ये 2022 का फर्स्ट ऑप्शन है जहां से क्वेश्चन क्रिएट किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट क्या है, यही तो क्वेश्चन में डिस्कस किया पार्ट 1 में, आप जाके भी देख सकते हो पार्ट 1 को। द सेम क्वेश्चन 2024 का पेपर भी आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट से ही दे मेक अ न्यू क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर। तो हाउ टू एनालाइज द यूपीएससी क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट आंसर रटना नहीं है। आपको यूपीएससी क्वेश्चन का आंसर नहीं रटना है, आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग, रटना ऑफ द आंसर इज डिफरेंट थिंग। आपको सब क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, किस तरीके से फोकस कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी का, किस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आपको वो आइडेंटिफाई नहीं है, क्यों क्वेश्चन पूछा आपको वो नहीं पता, तो दैट्स बिकम अ डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए PYQ आर द की, PYQ आर द किंग्स। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको पास टॉप यूपीएससी पे जाना ही पड़ेगा। यूपीएससी कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और आई एम very happy to say that this is a part of the PSP program, prelim support program। PYQ का एनालिसिस सबसे पहले कराया जाता है, आपको पढ़ने से पहले पता होता है किस तरीके के PYQ पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, क्या पार्टिकुलर कीवर्ड्स हैं। आपको बिठा के एनालिसिस शीट्स बनवाई जाती हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं किस ईयर में किस थीम से क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या रिपीट है।
किस ऑप्शन से क्या नया क्वेश्चन बना है, एंड दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ प्रिलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. Okay, now let's move to the question number nine. Question number nine is about the fly ash. Fly ash कोल के जलने के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, it's a fly ash. With reference to the fly ash produced by the power plant using the coal as a fuel, which of the following statements are correct? Fly ash के बारे में statements है. Let's see which are correct. Fly ash can be used in the production of bricks. Yes, mainly इसका अभी reuse हम कह सकते हैं कि reuse of fly ash in the building formation में होता है. Fly ash can be used as replacement for some of the Portland cements. अभी मिक्स किया जाने लग गया है पोर्टलैंड सीमेंट्स और कंक्रीट के साथ फ्लाई ऐश को. रोड में मेकिंग में भी इसका यूज किया जाने लगा है. तो सेकंड एंड फर्स्ट आर करेक्ट हियर. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium dioxide only. No, does not contain any toxic element. Do you think कि फ्लाई ऐश में कोई टॉक्सिक एलिमेंट होंगे ही नहीं? क्या आप सोच सकते हैं कि फ्लाई ऐश में कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है? कोई आइडिया आपको? हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं. जिस एरिया में फ्लाई ऐश है, उस एरिया के हालात जाके देखो कि किस तरीके के हैं फ्लाई ऐश में. हैवी मेटल्स हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दिस आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमंस. अगर आपको पता है कि दिस इज हैविंग अ टॉक्सिक एलिमेंट, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर सी को. इससे आपको पता लग जाता है कि ऑप्शन नंबर टू तो करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है. वन, यू नो इट्स अ वेरी सिंपल ऑप्शन कि ब्रिक्स के लिए तो यूज किया जाता है फ्लाई ऐश का. तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हियर. एंड हाउ द स्मार्ट वर्क कैन बी यूज फॉर मार्किंग द क्वेश्चन. ओनली एक स्टेटमेंट पता है, थर्ड स्टेटमेंट, एलिमिनेट द ऑप्शन फर्स्ट, बी एंड सी. Then through the A and B option, you can find here कि 2 is common in both. Means second statement is correct अगर आपको नहीं भी पता है कि पोर्टलैंड सीमेंट या कंक्रीट में यूज होता है. But first statement bricks के लिए obviously it's a very simple application of the fly ash जहाँ पे यूज किया जाता है. एंड ये ट्रिक्स सारी आपको सिखाई जाती हैं. ये ट्रिक्स से नहीं, ये ट्रिक्स, ये है टेक्निक्स. इंस्टेड ऑफ ट्रिक्स आई विल से दीज आर टेक्निक्स शो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, किस तरीके से देखना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, now let's move to question number 10. Question number 10 is about the non-conventional source of energy. Alternative energy में आप देखोगे mainly the conventional source, non-conventional source, renewable source पूछे जाते हैं. तो उसमें से कोल बेड मीथेन के बारे में क्वेश्चन है. अगर हम देखें विद रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द कोल बेड मीथेन एंड shale gas, consider the following. Coal bed methane is a pure methane gas extracted from the coal seams, while the shale gas is a mixture of the propane and butane only that can be extracted from the sedimentary rocks. तो coal bed methane में जो बोल रहे हैं कि 100% of methane होता है, that's a pure methane gas. इसके साथ कोई मिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है. 95% मीथेन होता है, बाकी अदर गैसेस होते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. In India, abundant coal bed methane source exist, but so far shale gas source are not found. Shale gas source भी मिले हैं इंडिया. कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात करें तो वहाँ पे shale gas, कृष्णा एंड गोदावरी केजी बेसिन की बात करें तो वहाँ पे shale gas प्रोडक्ट के सोर्स हमें मिले हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. फर्स्ट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो आंसर इज डी हियर, नीदर वन नोट टू. तो आप ये करंट अफेयर से एलिमिनेट हो सकते थे कि इंडिया में shale gas है या नहीं. ये आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं. इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर करना है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हियर. Okay, now let's move to the question number 11. Question number 11 is about the maize can be used for production of starch. Oil extracted from the maize can be used as a feedstock for diesels. Alcoholic beverage can be used for the production by maize. Yes, तीनों यूज हैं. आज के टाइम में तो बहुत लंबे स्केल्स पे इसका यूज किया जा रहा है. तो आंसर दिस क्वेश्चन 1, 2 and 3. This question looks like geography, but we are using it as a fuel production, so we add this into the science and technology. So the answer of this question is D, 1, 2 and 3. Okay. नए क्वेश्चन पे आने से पहले हम बता दें कि वी आर लॉन्चिंग अ प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम 2025. जब ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड आई कैन से दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन हेल्प टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स. आपको सिर्फ मेहनत करना है, हम आपको बताएंगे हाउ टू डू दैट. ये मेहनत करने का भी एक तरीका है ना. गधा भी मेहनत करता है लेकिन नहीं हो पाता है. हाँ, रिक्शा पुलर भी मेहनत करते हैं. मेहनत एक सही डायरेक्शन में करना, to the point करना is the important task. So PSP 2025 is going to be a game changer in your life. You can join from the given link in the description below. Okay, now let's come to the question number 12. The photovoltaic is a technology that generates electricity by direct conversion light to electricity.
while the solar thermal is a technology that utilizes sun ray to generate heats, which is further used in the electricity generation process. This is the process of generation of solar energy. Simple है, बड़ा statement है, डरना नहीं है देख के. It's a process of generation of solar energy. So the first statement is correct. Now come to the option. We can eliminate B and we can eliminate D क्योंकि first तो correct है. Photovoltaic cell generate AC while the solar thermal direct current ऐसा नहीं है, opposite given है. India has manufacturing based solar thermal but not for the photovoltaic. नहीं, दोनों के लिए है. The answer of this question is A only. Second statement and third statement correct नहीं है. ये आपको कुछ ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर से क्लियर होती है. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप क्लासरूम में कराया गया है नहीं कराया गया वहां से क्लियर हो जाती है. ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ओनली. Now that's a question that's from the nuclear technology. To meet this rapidly growing energy demands, some opinion that India should pursue research and development in thorium, the future level fuel of the nuclear energy. In the context with the advantage thorium hold over uranium, क्योंकि इंडिया के पास थोरियम रिजर्व है. थोरियम रिजर्व है तो इंडिया चाहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ यूरेनियम जिसकी हमारी डिपेंडेंसी ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्री पे हम थोरियम का यूज करें. अब हम थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारी है वहां पे हम मेनली थोरियम का यूज करते हैं. तो इंडिया के एक प्लांट है जो यू पहुंच गया है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्ड स्टेज में जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया है. तो थोरियम हमारे थर्ड स्टेज ऑफ प्रोसेस का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में. ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. तो देखते हैं थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम. यस, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम. यस, क्योंकि इसमें दी एनर्जी जनरेशन बहुत ज्यादा होता है. Thorium produce less harmful waste compared to uranium. Yes, less harmful waste. Continuous production of energy ज़्यादा है तो waste कम होता है. So the answer of this question is D, 1, 2 and 3. So it's a simple question about the nuclear power plant program of the country. And ये सारे एडोकेमी के जीएस क्लास नोट्स में भी हैं जो आपको दिए जा रहे हैं फ्री में. आप डाउनलोड कर सकते हैं गिवन लिंक से. जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई कैन से ऑल ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सोल्व फ्रॉम द एडोकेमी जीएस क्लास नोट्स. आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और टेस्ट को जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वालिफाई द प्रीलिम्स. ओके, so as a pro mentor tip, what can be done for the alternative technology? You need to focus on the new technology. क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है. You need to focus on the keywords of those technology. देखिए क्या क्या हमें फोकस करना है, क्या keywords हैं. रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस क्या हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ द रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी. स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे. एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के बारे में बात करनी है आपको. डिफरेंट काइंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी और क्लीन पोल्यूशन के लिए भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ प्रो एंड टिप about the alternative technology and energy. So this is about the alternative technology. In the next, we will going to meet with the physics, chemistry, and biology, the basic question जो किसी ने पूछे हैं from 1979 to 2024. And again, I am suggesting you to can join the prelim support program in the 2025. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 1979 to 2024 आप जाके एडोकेमी के पोर्टल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. आप एडोकेमी के जीएस क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में गिवन है. Okay, thank you very much. We'll meet in the next session. Thank you.